जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है। ये कथन गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा कथन है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को योग्यता का निर्धारण किया गया है और इन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद किसी अन्य नियुक्ति से वंचित किया गया है। यह भी कथन गलत है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यत्व की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा की जाने वाली किसी अन्य आयुक्तों से वंचित नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होता है। ये कथन सही है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होता है। दूसरा कथन है, किसी एक मंत्रालय या विभाग के पास संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार करने का अधिकार नहीं होता है। यह भी कथन सही है। यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखता है। साथ ही उस मामलों के संदर्भ में ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं जिसमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है और इसका कारण भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह भी कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 2 पृथक आयोगों में विभाजित कर दिया गया है। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 2 पृथक आयोगों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो अनुच्छेद 338 के तहत है और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो अनुच्छेद 338 ए के तहत है। दूसरा कथन है, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ये भी कथन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रपति के मुहर पर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। नियमों के अनुसार ये 3 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इंदिरा साहनी केस द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। ये कथन सही है। मंडल मामले में या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग को शामिल करने या शामिल करने से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय गठित करने का निर्देश दिया। उसके अनुसार वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया। दूसरा कथन है, 102वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दी गई। ये भी कथन सही है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम
जो 2018 में हुआ, इसके द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी शामिल किया गया। अतः इसके साथ ही यह आयोग एक संवैधानिक निकाय बन गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा शुरू किया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि ये 100वें नहीं 101वें संविधान संशोधन के द्वारा शुरू किया गया। इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। किसी भी मतलब शादी में जाने के लिए आप शगुन जो देते हैं वो 101 का ही देते हैं, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा कथन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ये कथन सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री ही इस अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा कथन सही है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नाभिकीय क्रिया संलयन के लिए यूरेनियम प्लूटोनियम की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है। अगर जो इसमें देखें, प्रसार की सीमित जोखिम के तहत फ्यूजन में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विखंडित पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरा कथन है, संलयन अभिक्रियाएं द्रव्य पदार्थ में संपन्न होती हैं। यह भी कथन गलत है। संलयन अभिक्रियाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होती हैं। प्लाज्मा एक गर्म आवेशित गैस है जो सकारात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। इसमें ठोस, तरल एवं गैस से अलग अद्वितीय गुण होते हैं। तीसरा कथन है, ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक परमाणु संलयन के दौरान उत्पन्न होता है जब संलयन न्यूट्रॉन लिथियम के साथ फ्यूजन करते हैं। ये कथन सही है। अगर जो इसकी स्थिरता देखें तो संलयन आधारित ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग विखंडित है। ड्यूटेरियम को सभी प्रकार के जल से डिस्टिल्यूट किया जा सकता है, जबकि फ्यूजन प्रतिक्रिया के दौरान ट्रिटियम का उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन लिथियम के साथ फ्यूजन करते रहते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल तीसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन आहट हाल ही में रहा चर्चा में यह निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ऑपरेशन आहट के तहत अगर जो हम जाने तो यह बुनियादी ढांचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग कर पीड़ित स्रोत मार्ग एवं गंतव्य संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेन, वाहनों, एजेंटों, किडनैपिंग आदि के पहचान करने एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने हेतु सुराग एकत्र करने, जिसमें मिलान और विश्लेषण हेतु किया जाता है। यानी ये मानव तस्करी पे विशेष जोर देता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मानव तस्करी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वाष्पशील कार्बनिक अणु कार्बन युक्त रसायन हैं जो केवल वाहनों के उत्सर्जन से निकलते हैं। यह कथन गलत है। पौधे परागणों को आकर्षित करने, कीटों को शिकारियों से अपनी रक्षा करने एवं पर्यावरणीय तनाव के अनुकूलन के लिए इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं। अधिकांश वाष्पशील कार्बनिक अणु कार्सिनोजेनिक होते हैं। यह कथन सही है। लंबे समय तक वाष्पशील कार्बनिक अणु के संपर्क में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकांश वाष्पशील कार्बनिक अणु जो होते हैं वो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। तीसरा कथन है, वाष्पशील कार्बनिक अणु मैटर PM2.5 के निर्माण को भी ट्रिगर कर सकते हैं। यह भी कथन सही है।
अगर जो देखें तो VOC पार्टिकुलेटर मैटर के निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो फेफड़ों में गहराई तक पहुंचता है, जिससे फेफड़ों की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत विश्व में पहला सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं ये बताया हुआ हूँ। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कथन सही है। अगर जो देखें टॉप 5 राज्य जो दूध उत्पादक में स्थान रखते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पहला पे है, दूसरा पे राजस्थान, तीसरा पे मध्य प्रदेश, चौथा पे आंध्र प्रदेश और पांचवा पे गुजरात है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। तो चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। ये कथन सही है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के बारे में अगर जो जाने तो इसका उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। दूसरा कथन है, विज्ञान ज्योति द्वारा स्कूल स्तर यानी कक्षा 9 से ही मेधावी लड़कियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है, जो PhD स्तर तक जारी रहेगी। यह भी कथन सही है। विज्ञान ज्योति द्वारा स्कूल स्तर यानी कक्षा 9 से ही मेधावी लड़कियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है, जो PhD तक ही जारी रहेगी, ताकि लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे उनके कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।